नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बारिश सिर्फ बहाना, बंगाल के साथ की गई साजिश, आईपीएल फाइनल का बदला वेन्यू तो टीएमसी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। खबर में आगे जिक्र होगा कि सारी हदें पार कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार, जारी किया नोटिस, पूरा मामला आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि महागठबंधन को मिला पॉलिटिकल माइलेज, साथ आई बड़ी पार्टी, दूसरे दलों की बढ़ेगी धड़कन, बिहार चुनाव 2024 से जुड़ी बड़ी खबर। आगे खबर में जिक्र होगा कि अति पिछड़ा वर्ग के उत्थान, विकास और बेहतरी के लिए दृढ़ संकल्पित नीतीश सरकार पर जमकर बरसे तेजस्वी यादव। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि सुप्रीम कोर्ट में आध्यात्मिक तर्कों की गूंज, हिंदुओं में मोक्ष और इस्लाम में वक्फ को लेकर कई सारी एंगल यहां पर सामने आया। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को लाइक करके ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसी तक ये खबर पहुंचे। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। बारिश सिर्फ बहाना, बंगाल के साथ की गई साजिश, आईपीएल फाइनल का बदला वेन्यू तो टीएमसी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2025 का फाइनल ईडन गार्डन्स स्टेडियम की जगह अब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। बीसीसीआई के इस फैसले के बाद राजनीति गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अरूप विश्वास ने वेन्यू बदलने को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कोलकाता से किसी राजनीतिक कारण से स्थानांतरित कर दिया गया है। वहां पर बंगाल क्रिकेट प्रेमियों को क्यों वंचित किया जा रहा है। बंगाल सरकार के मंत्री अरूप विश्वास ने पूछा कि बंगाल में जो क्रिकेट के प्रेमी हैं उनको ये देखने से क्यों रोका जा रहा है। टीएमसी नेता ने केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने सुरक्षा हवाला देते हुए सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा था। अरूप विश्वास ने कहा कि सुकांत मजूमदार ने ट्वीट किया कि सुरक्षा कारणों से फाइनल को स्थानांतरित किया गया, जबकि बीसीसीआई का कहना है कि खराब मौसम की वजह से यह फैसला लिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सारी हदें पार कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार, जारी किया नोटिस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में तमिलनाडु राज्य विपणन निगम पर छापेमारी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही कहा कि ईडी सभी सीमाएं लांघ रहा है। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने ईडी की कार्रवाई पर गहरी चिंता व्यक्त की और 3 बार दोहराया कि एजेंसी अपनी सीमाएं लांघ रही है। सरकारी शराब विक्रेता पर ईडी की छापेमारी के बाद कार्रवाई पर रोक लगाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी अपनी सारी सीमाएं लांघ रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक विधि अधिकारी ने आदेश का विरोध करते हुए कहा कि यह मामला 1000 करोड़ रुपए से अधिक के भ्रष्टाचार से जुड़ा है और ईडी कम से कम इस मामले में सीमाएं पार नहीं कर रहा है। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अमितानंद तिवारी की दलीलों पर गौर किया कि राज्य ने स्वयं 2014 से शराब की दुकानों के लाइसेंस आवंटन से संबंधित मामलों में 40 से अधिक एफआईआर दर्ज की है और अब ईडी ने भी इसमें हस्तक्षेप करते हुए टीएसएमसी पर छापेमारी की है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गठबंधन को मिला पॉलिटिकल माइलेज, साथ आई बड़ी पार्टी, दूसरे दलों की बढ़ेगी धड़कन, बिहार चुनाव 2025 से जुड़ी बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी। महागठबंधन के साथियों के साथ सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है, बहुत जल्द अंतिम निर्णय हो जाएगा। गुरुवार को स्थानीय परिसदन में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सांसद प्रिंस राज पासवान ने ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में घूम कर जिले के साथियों के साथ बैठक कर संगठन विस्तार और पार्टी की मजबूती को लेकर आवश्यक निर्देश दिया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अति पिछड़ा वर्ग के उत्थान, विकास, बेहतरी के लिए हम दृढ़ संकल्पित, नीतीश सरकार पर जमकर बरसे तेजस्वी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न सामाजिक संगठनों, कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों के साथ संवाद किया और उनकी समस्याएं एवं मांगों को ध्यानपूर्वक सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग के उत्थान, विकास, बेहतरी और कल्याण के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार हमारे कार्यकाल में बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं कर इस वर्ग का नुकसान कर रही है। अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों की लाखों नौकरियां बीजेपी द्वारा सातिराना तरीके से छीनी जा रही है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि आबादी के अनुपात में आरक्षण बढ़ाने के लिए हम सरकार को मजबूर करेंगे। इससे पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला है, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर चौपट हो चुका है, पुलिस अपराधियों को पकड़ नहीं पाती और निर्दोष को पकड़कर पीट रही है। और उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया और उन्हें भी
पीटने का काम किया गया। इस मामले को मानवाधिकार में लेकर जाने की भी उन्होंने बात कही है। हाल ही के दिनों में उन्होंने पटना के एक सरकारी अस्पताल में कथित तौर पर एक मरीज के पैर पर चूहे के काटने की घटना पर भी तंज कसा और कहा कि सरकार चूहों को पकड़ नहीं पाती है तो अपराधियों को क्या पकड़ेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हिंदुओं की मोक्ष, इस्लाम में वक्फ, सुप्रीम कोर्ट में आध्यात्मिक तर्कों की गूंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वक्फ अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान गुरुवार को एक दिलचस्प संवाद इसमें सामने आया। केंद्र सरकार के उस तर्क पर कि वक्फ केवल दान है और इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इस पर यहाँ पर जबरदस्त चर्चा हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने विरोध करते हुए कहा कि वक्फ ईश्वर को समर्पण है, परलोक के लिए। ये केवल समुदाय के लिए दान नहीं बल्कि ईश्वर के लिए समर्पण है और इसका उद्देश्य आत्मिक लाभ है। सिब्बल के इस तर्क पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हिंदुओं में मोक्ष की अवधारणा है। उनके साथ जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने भी सहमति जताते हुए कहा कि ईसाई धर्म में भी स्वर्ग की आकांक्षा होती है। केंद्र के दावे को चुनौती देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि वेदों के अनुसार मंदिर हिंदू धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, हिंदू धर्म के लिए अनिवार्य अंग नहीं है। वहाँ तो प्रकृति की पूजा करने का प्रावधान है। अग्नि, जल, वर्षा, पर्वत, समुद्र सभी देवता हैं। कपिल सिब्बल ने दलील देते हुए कहा कि इस्लाम के कुछ मूल सिद्धांतों के मुताबिक भी वक्फ ईश्वर को समर्पित करना है, परलोक के लिए। एक बार वक्फ हमेशा वक्फ ही रहता है। मुख्य न्यायाधीश ने इस दौरान ये भी कहा कि दान तो हर धर्म का मूल तत्व होता है और सभी धर्म में ईश्वर या समाज के लिए दान करने की परंपरा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं पीएम मोदी। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, युद्ध विराम क्यों। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने गुरुवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करने की जरूरत थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर युद्ध विराम क्यों कर लिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने तंज कसते हुए कहा कि लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से डरते हैं। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान की पिटाई होनी चाहिए थी तब ट्रंप के कहने पर युद्ध विराम क्यों कर लिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार ये दावा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम उन्होंने कराया है, जिससे भारत की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजना निरर्थक कवायद, ट्रंप के दावे पर संसद में जवाब दे प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा बयान को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुप्पी साधने के बजाय संसद का विशेष सत्र बुलाकर सदन के पटल पर स्पष्टीकरण देना चाहिए तथा सभी दल के नेताओं से भी बातचीत करनी चाहिए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि सांसदों के प्रतिनिधिमंडलों को विभिन्न देशों के दौरे पर भेजना दिखावे की निरर्थक कवायद है और फिलहाल ये ज़रूरी है कि पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को रोके जाने से जुड़े सवालों का सरकार जवाब दे तथा सांसद के एक सामूहिक संकल्प दुनिया के सामने रखा जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ये दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य तनाव को व्यापार समझौते के जरिए सुलझाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगार जब तक मारे नहीं जाते, ऑपरेशन सिंदूर अधूरा। संजय राउत ने प्रतिनिधिमंडल को लेकर भी उठाए सवाल। जहां दोस्तों, शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगार आतंकियों का सफाया नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि हमले के दोषियों को मौत की सज़ा मिलनी चाहिए और इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कई सवाल पूछे। मीडिया से बातचीत में राउत ने पहलगाम के गुनहगारों का जिक्र किया। बोले, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने हमारी माताओं और बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया। 26 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की गई। हमारे मन में एक सवाल बना हुआ है कि जिन आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया वो कहाँ गए, सरकार ने उनके खिलाफ क्या किया। संजय राउत ने आगे कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने पाकिस्तान को जवाब दिया। कुछ दिन दोनों देशों के बीच तनाव भी रहा, लेकिन फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री से सीज फायर की घोषणा हुई। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार सांसदों को विदेश यात्रा पर भेज रही है। अच्छी बात है, भेजा जाना चाहिए, लेकिन 1 महीने पहले पहलगाम आतंकी हमले को हो चुके हैं और एक सवाल का जवाब तो केंद्र सरकार को देना चाहिए कि वो आतंकवादी कहाँ गए जिन्होंने पहलगाम में हमारे निर्दोष लोगों की हत्या की। उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तब तक पूरा नहीं होगा जब तक 6 आतंकवादियों का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए भारत से विदेश भेजे जा रहे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर कांग्रेस के विरोध पर उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी भी सरकार पर ही है। सरकार ने जिस तरीके से ये प्रतिनिधिमंडल गठित किया है वो एक तरह से विपक्ष में फूट डालने की कोशिश है।
आपको एक लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीआईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, झूठी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने का लगा आरोप। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में भारतीय युवा कांग्रेस की शिकायत पर बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय और रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कथित रूप से झूठी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार हाई ग्राउंड्स थाने में भारतीय युवा कांग्रेस की विधिक इकाई के प्रमुख श्रीकांत स्वरूप बीएन की शिकायत पर मंगलवार को दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 192 और 352 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि धारा 192 दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना और धारा 352 शांति भंग करने के इरादे से अपमान करना का मामला है। इसी के साथ आपको बता दें कि शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मालवीय और गोस्वामी ने आपराधिक मंशा से प्रेरित होकर गलत सूचना का प्रसारण किया और तुर्की के इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यालय बताकर झूठी जानकारी दी। स्वरूप ने कहा कि ये कृत्य आपराधिक मंशा से भारतीय जनता को गुमराह करने, एक प्रमुख राजनीतिक दल की छवि को धूमिल करने, राष्ट्रवादी भावनाओं से खिलवाड़ करने, सार्वजनिक अशांति फैलाने और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने के उद्देश्य से किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव का ओपिनियन पोल का रिजल्ट, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के रूप में पहली पसंद, नीतीश कुमार पर महिलाओं का भरोसा कायम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एक नया सर्वे सामने आया और आपको बता दें कि इंक इनसाइट के इस सर्वे में बताया गया है कि बिहार में महिलाएं एनडीए को वोट दे सकती हैं और वहीं ज़्यादातर पुरुष महागठबंधन को वोट दे सकते हैं। सर्वे में ये भी कहा गया है कि नीतीश कुमार महिलाओं की पहली पसंद हैं, युवाओं में तेजस्वी यादव ज़्यादा लोकप्रिय हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इंक इनसाइट की ओर से दावा किया गया है कि ये सर्वे बिहार का पहला और सबसे बड़ा ओपिनियन पोल ट्रैकर है और इस सर्वे में बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में से 194 के 5145 लोगों ने हिस्सा लिया है। ये सर्वे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 के बीच किया गया था। नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी बिहार में एनडीए का हिस्सा है। तेजस्वी यादव की आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत में फिर हुई कोरोना की एंट्री, शहर में मिले 50 से ज़्यादा एक्टिव केस, लोगों के बीच मचा हड़कंप, सरकार ने जारी किया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोविड-19 इसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। ये पूरे दुनिया के लिए ऐसा संकट का समय था जिससे कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। ऐसे में अब हांगकांग और सिंगापुर जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में अचानक से कोविड-19 के मामले में उछाल आई है। ऐसे में इसे लेकर भारत में भी चिंता बढ़ी है। ऐसे में भारत सरकार ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की। इस मीटिंग के 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए कि देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई में कोविड के केसों में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। मुंबई महानगर पालिका के मुताबिक मुंबई शहर में कुल 53 कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज किए गए हैं और इस साल के जनवरी से अप्रैल महीने तक कोरोना के केस में काफ़ी कमी थी, लेकिन मई महीने में अचानक इसमें उछाल देखने को मिला है। ऐसे में कोरोना को लेकर प्रशासन सतर्क हो गई है और कोरोना को लेकर बीएमसी ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, लेकिन इससे लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी सरकार राज्य सरकारों को बाधित करने के लिए कर रही है राज्यपाल पद का दुरुपयोग, राहुल गांधी का आरोप। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उच्चतम न्यायालय को भेजे गए एक संदर्भ पत्र को लेकर बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार निर्वाचित राज्य सरकारों की आवाज़ दबाने और उन्हें बाधित करने के लिए राज्यपाल पद का दुरुपयोग कर रही है। राष्ट्रपति मुर्मू ने पिछले दिनों दुर्लभ स्थितियों में इस्तेमाल किए जाने वाले संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय से पूछा कि क्या राज्य विधानसभाओं की ओर से पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति के विचार के लिए न्यायिक आदेश के जरिए समय सीमा निर्धारित की जा सकती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसको लेकर 16 मई को केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर स्टालिन के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि भारत की ताकत इसकी विविधता में निहित है। राज्यों का संघ, प्रत्येक की अपनी आवाज़। मोदी सरकार उन आवाज़ को दबाने और निर्वाचित राज्य सरकारों को बाधित करने के लिए राज्यपाल पद का दुरुपयोग कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राष्ट्रीय सुरक्षा के सवालों पर सरकार को घेरेगी विपक्ष, कांग्रेस की नई रणनीति। जी हाँ दोस्तों, देश की राजनीति में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस,
केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए जो डेलीगेशन विदेश भेजने का फैसला किया था, उसमें विपक्षी दलों द्वारा सुझाए गए नामों की उपेक्षा करते हुए खुद ही नाम तय कर लिए। इससे कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों को यह संदेश गया कि सरकार एक तरफा फैसले ले रही है और विपक्ष को केवल सूचना देने योग्य समझ रही है, सहभागिता योग्य नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे तौर पर विदेश मंत्रालय एस जयशंकर को निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी पहले से ही पाकिस्तान को दे दी थी। इससे आतंकियों को पहले ही भनक लग गई। हालांकि विदेश मंत्रालय ने राहुल गांधी के इस बयान को भ्रामक और तथ्यहीन बताया है, लेकिन कांग्रेस अपने रुख पर कायम है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संजय राउत ने सांसदों के प्रतिनिधिमंडल भेजने पर उठाए सवाल। कहा, सरकार ने ये मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए प्रयोग किया है। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना यूबीटी नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने विदेशों में भारतीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को भेजने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह का प्रयोग मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए करती रहती है। सबसे पहले हमें पड़ोसी देश में जाना चाहिए। संजय राउत ने न्यूज़ एजेंसी से बातचीत के दौरान कहा कि चीन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया है, ऐसे में चीन जाकर पाकिस्तान को बेनकाब करना चाहिए। पड़ोसी देश आपको पूछता नहीं है। आप यूरोप, यूएस और अफ्रीकी देशों में जा रहे हैं जिनका भारत और पाकिस्तान युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि ये डेलीगेशन छोटे छोटे देशों में भेजे जा रहे हैं और इससे हमारी विदेश नीति से क्या संबंध है। खासकर भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में पड़ोसी देश के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, इसीलिए आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। संजय राउत ने कहा कि केंद्र सरकार ये कैसे तय कर सकती है कि किस पार्टी से कौन सा सांसद प्रतिनिधिमंडल में जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महागठबंधन की सरकार बनने पर महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह, कांग्रेस का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी दलों ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है और मतदाताओं को आकर्षित करने में जुट गए हैं। इसी बीच बिहार में अपनी खोई जमीन तलाशने में जुटी कांग्रेस ने महागठबंधन की सरकार बनने पर प्रति माह बिहार की महिलाओं को 2500 रुपये देने की घोषणा की है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित एक प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर जरूरतमंद महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना लागू की जाएगी और हर महीने 2500 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ये योजना कर्नाटक में शुरू की थी और ये काफ़ी सही ढंग से चल रही है। उन्होंने इसके लिए एक पोस्टर भी जारी किया है। कांग्रेस की ओर से योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए एक मिस्ड कॉल नंबर भी जारी किया गया है। पोस्टर में लिखा है कि महागठबंधन सरकार बनने के बाद ज़रूरतमंद महिलाओं को सम्मानित 2500 रुपये महीना। इसी के साथ उन्होंने लोगों को भरोसा देते हुए कहा कि प्रत्येक महीने की पहली तारीख को 2500 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे। हम इसकी गारंटी दे रहे हैं। योजना के लाभ के लिए एक मिस कॉल और कुछ डिटेल की ज़रूरत होगी और ये सब करने के बाद उनका निबंधन हो जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जयशंकर पर भड़के पवन खेड़ा, बोले पाकिस्तान को जानकारी क्यों दी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर और फिर सीज फायर के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार से सवाल पूछ रही है। इस कड़ी में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा। कहा कि जब पूरा देश एकजुटता के साथ खड़ा है और हमारी सीमाएं गंभीर सुरक्षा तनाव का सामना कर रही हैं, ऐसे संवेदनशील समय में बीजेपी की सरकार चौंकाने वाली अपरिपक्वता और लापरवाही से व्यवहार कर रही है। जवाबदेही और नेतृत्व दिखाने के बजाय बीजेपी सरकार खोखले साहस और भटकाने वाले हथकंडों के पीछे छिपकर देश की जनता को गुमराह कर रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या भारत पाकिस्तान तनाव में खुली सरकार की विदेश नीति की पोल, कई तथ्यों पर वार करेगी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर के बहाने मोदी सरकार की विदेश नीति को पूरी तरह फ्लॉप साबित करने के लिए अपने तथ्यों के साथ सियासी मैदान में कूदने को तैयार है। सरकार ने भले ही सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के भेजे नामों के बजाय उसको चुभने वाले नामों को शामिल किया तो नाराज कांग्रेस ने सीज फायर करना ही ठीक समझा, लेकिन सियासी रणनीति में बदलाव करते हुए अब कांग्रेस और विपक्षी दल अलग अलग मौक़ों का हवाला देकर सरकार की विदेश नीति को फेल बताने को तैयार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक महीना होने वाला है, पहलगाम के आतंकी कहाँ हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार से सीधा पूछा सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार से सवाल पूछा है कि पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगार कब पकड़े जाएंगे। उन्होंने बुधवार को बातचीत में कहा कि 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन अब तक पहलगाम हमले के आतंकी नहीं पकड़े गए हैं। पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल को हुआ था और इसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। जयराम रमेश ने बीजेपी सांसद संबित पात्रा के इस बयान
बयान पर कि राहुल गांधी पाकिस्तान को ऑक्सीजन दे रहे हैं, इसका भी जवाब दिया। जयराम रमेश ने कहा कि पाकिस्तान को ऑक्सीजन चीन ने दी है, चीन की मदद के बिना पाकिस्तान युद्ध नहीं लड़ सकता था। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहलगाम हमले के आतंकियों के बजाय पत्रकारों को पकड़ रही है बीजेपी सरकार, कांग्रेस का सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने गुजरात समाचार अखबार के मालिकों में से एक बाहुबली शाह के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की हालिया कार्रवाई को लेकर मंगलवार को आरोप लगाया कि सरकार की प्राथमिकता पहलगाम हमले के आतंकियों को पकड़ने की नहीं, बल्कि सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों को पकड़ने की है। पार्टी नेता जिग्नेश मेवानी ने यह भी कहा कि बाहुबली शाह के मामले में गुजरात सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे और ये भी बताए कि क्या आगे और पत्रकारों को निशाना बनाया जाएगा।